बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो कुछ साल पहले तकरीबन उसी डगर पे चल निकला जिस पे इस वक्त पाकिस्तान है। हालात कुछ मुख्तलिफ इसलिए थे कि ज़ाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान की तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म और उस तरह का वो कोई बैकड्रॉप नहीं था, जिसकी वजह से गवर्न तो वो होता रहा, लेकिन इकॉनमी में जो इंटरेस्ट लूज़ हुआ उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का शदीद क्राइसिस उनको फेस करना पड़ा। सऊदी अरब और मुल्कों ने पैसे दिए जो 60 अरब डॉलर से ज़्यादा थे इन डिफरेंट फॉर्म, और वो आते रहे जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहा। लेकिन फिर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि जो आपने अदायगियाँ करनी हैं उसके मुकाबले पे आमदनियाँ उस तरह हो नहीं रही थी, क्योंकि इकॉनमी में जो पब्लिक इंटरेस्ट था, ट्रस्ट इन द इकॉनमी या स्टेटहुड में, वो उसका लेवल बड़ा नीचे था। अब इस वक्त डील हुई है जिसके नतीजे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे UAE कहते हैं, वो 35 अरब डॉलर इजिप्ट को प्रोवाइड करेगा, और होटल्स और रिज़ॉर्ट्स और हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री में और रेजिडेंशियल, इसमें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। रेजिडेंशियल जो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एपिटाइट है इजिप्ट में। ज़ाहिर है आबादी बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। फिर कन्फ्लुएंस पे वाक़ है अरब दुनिया के ऐसे है जहाँ पे एक्सट्रीम सब सहारन अफ्रीका और वो बाकी का जो जिसे हम गल्फ़ GCC स्टेट्स कहते हैं, लबनान और फिर आगे वो आके मिलता भी है। लेकिन बात यह है कि इसमें से बहुत से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ज़ाहिर है अगर प्रिंसिपल रिपेट्रिएट होता है और उसी में से इन्वेस्टमेंट में से इन्वेस्ट होता है तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट यील्ड नहीं करती। और फिर मैं यहाँ से ये रीड करके आपको बता रहा हूँ कि इसका 35% जो है वो इजिप्ट में रिटेन की जाएगी, रिपेट्रिएशन भी, और अगले 2 महीने में ये 35 अरब डॉलर इजिप्ट को मिल जाएंगे UAE की तरफ से। और इसकी पूरी डील का जो हुजम है 150 अरब डॉलर है। ह्यूज है, ये ह्यूज है बिल्कुल। और इजिप्ट उसके बाद, तो एक बात अब इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि सऊदी अरब, UAE और कतर, जो कि जिन्होंने शो कर दिया था कि वो नई पोलराइज्ड दुनिया में वो वेस्ट के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। इजिप्ट जो डबल माइंडेड था, स्वेज कैनाल थी इसके मुकाबले पे दूसरी आनी है। अब नो इट्स क्लियर कि अगर वो नहीं भी चाहते थे तो दे हैव बीन बॉट। इजिप्ट जो है उस अब वो तकरीबन वेस्ट के कैंप में है। पाकिस्तान, मैंने ये बात इसलिए की कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक और डील IMF की जो है 6 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, कुछ 8 अरब डॉलर कहता है, उसके लिए बातचीत चलने वाली है आगे। और उसके साथ साथ जो हमारा प्रॉफिट रिपेट्रिएशन होना है चीन की तरफ, वो भी 350-400 अरब रुपए, जो कि काफ़ी सारे डॉलर बनते हैं। उन्होंने मांगे उस तरह नहीं, क्योंकि अगर वो मांग लें लिख के ख़त तो स्ट्रक्चरल डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिहाज से क्या ये डील पाकिस्तान को मिल सकती है कि नहीं, और इसका क्या नतीजा होगा, आखिरी बात करके फिर मैं एक्सपर्ट की तरफ जाऊंगा, ताकि इसका, ये तो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको सामने ला रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट के पास जाएंगे। आखिरी बात यह है कि इजिप्ट ने 40% डेप्रिसिएशन इन डीवैल्यू भी किया अपनी करेंसी को। इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो डेट उन्होंने देना है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और सूद उसका जो है उसकी कीमत भी वो बढ़ भी गया है 40%, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का बर्डन जो है वो 40% इंक्रीज़ हो गया है। क्या ये 150 अरब डॉलर 40% एडिशनल इनकम जनरेट कर सकेगा इजिप्ट के लिए, या अगले 4-5-6 साल के बाद, या जब भी ये इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू होगी तो हम दोबारा इजिप्ट जो उधर पहुंच जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलैरी। आबिद क़य्यूम सलैरी का हमारे साथ मौजूद होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसकी ये वजह नहीं है कि वो हमारी तरह एनालिसिस भी करते हैं, बट मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो कमेटीज़ हैं, जब वो ये डिसीजन मेकिंग कर रही होती हैं तो ये मुझे पर्सनली पता है इनपुट देने में उनके साथ साथ होते हैं। तो एनालिसिस हम उनसे जो आज लेंगे इसमें एक तरह से ख़बरियत भी होगी, और किसी वक्त हम उनको फिर पकड़ेंगे भी कि आप उस वक्त थे और आपने वो क्यों नहीं बताई या क्या बताई, या जिस तरह भी। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं हमें, ये जो मैंने लंबी सी तमीद बांधी आपकी आसानी के लिए, ताकि आप डायरेक्ट एनालिसिस पे आ जाएं, क्या कहते हैं आप? देखिए ताहिर, इसका
वन लाइनर एक सिंपल वो निकलता है नतीजा इजिप्ट की इस डील का। और इजिप्ट को अगर आपको याद हो तो पिछले 5 सालों में इजिप्ट जो है वो तकरीबन उसको $20 बिलियन से ज़्यादा IMF का लोन ऑलरेडी मिल चुका है। ये इजिप्ट इस वक्त एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, फोकस ऑफ अटेंशन, जो हमास और इसराइल के दरमियान एक पीस डील जिसको नेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है, और जो अभी तक रमज़ान से पहले अब सिर्फ एक आध रोज़ रह गया है उसको ट्रूस को फाइनलाइज करने में, तो उसमें इजिप्ट का एक सेंट्रल रोल है। एक तो इजिप्ट जो है बिल्कुल गज़ा के साथ है। दूसरा इसराइली जो नेगोशिएटर और हमास के दरमियान बातचीत करवाने में जो इनडायरेक्ट रोल है वो प्ले कर रहा है, गो कि अभी तक मुज़ाकरात उस नहज पे नहीं पहुँचे। और तीसरा कि अगर खुदा न खास्ता ये फर्दर एस्केलेट होता और हम कोई मैसिव डिस्प्लेसमेंट देखने को अगर मिली गज़ा से मुतासरीन की, तो वो इजिप्ट की तरफ आ रहे होंगे। और ये जो डील है ये बुनियादी तौर पे इकनॉमिक डील उतनी नहीं जितनी ये जियोपॉलिटिकल डील है। कि ये एक, अगर इसकी कोई मैं सिंपलेस्ट एनालॉजी देना चाहूँ तो ये वही एनालॉजी है जैसे किसी ज़माने में पाकिस्तान के साथ जब अफ़गान मुहाजिरीन जो थे पहले अफ़गान वार में पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त तमाम जो थे पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक वो पाकिस्तान पे इसी तरह से डॉलर्स निशावर कर रहे थे कि उनकी यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स जो हैं वो बना दिए जाएं और उनको सेटल करवा लिया जाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपके जो इकनॉमिक मसाइल हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इजिप्ट हो, वो अफ्रीकी ममालिक हों, वो लैटिन अमेरिकन ममालिक हों, वो जियो पॉलिटिक्स के साथ बड़े बुरे तरीके से इंटेंगल्ड है। और IMF का जब हम पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ बातचीत जब शुरू होती है तो अगेन उसके जो इकनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो तो होंगे। रिटेलर पे टैक्स की बात है, 3 मिलियन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना है, एनर्जी की सरप्लस डेट को बतदरीज ख़त्म करना है, सिर्फ रोकना नहीं उसको ख़त्म भी करना है। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन पे बात है। तो ये चंद चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन IMF कितना लीनियंट होगा या कितना वो उसमें एक स्ट्रिक्ट अप्रोच लेगा, ये पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। इजिप्ट के केस में उन्होंने 40% डिवैल्यूएशन की। अब 40% डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि इजिप्शियन पाउंड जो है एकदम से उसकी कीमत आधी रह गई। इससे एक पैनिक क्रिएट होता, लोग जो है वो भागते अपने अपने डॉलर्स चेंज कराने में, पाउंड चेंज कराने में। लेकिन ये जो साथ में UAE की तरफ से $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इसका मतलब है कि इजिप्ट के स्टेट वो जो सेंट्रल बैंक है उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाकी सब लोगों को पता है कि इजिप्ट के पास इतने रिसोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं कि यहाँ पे कोई काल नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बड़ी अहम बात की है इसमें जो कि मैं समझता हूँ उस पर थोड़ा सा और हमें ड्वेल करना है। वो ये है कि ये जो गज़ा वाली बात की है, बात ये है कि जो गज़ा में ऊपर से जो मार पड़नी शुरू हुई है तो इजिप्ट के बॉर्डर के साथ रफ़ा में ला के उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और इजिप्ट पे प्रेशर है कि उनको घुसने दो अंदर और महाजर कैंप बनाए। और अगर वो घुस जाते हैं अंदर तो इजिप्ट के लिए ये मसला होगा कि जैसे हम पे तालिबान का अटैक होता है, वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने हाफिज़ुल्लाह सदाम, सॉरी बेग योर पार्डन, अनवर सादात को भी मार दिया, वो फिर उस तरह की एक्टिविटी शुरू हो सकती है सब सहारन अफ्रीका में से और नीचे जो है वो करने के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर उसे इसराइल मैनेज करेगा तो एक तरह से एनेक्स हो जाएगा रफ़ा भी, और रफ़ा से आगे जो जो सनाई डेजर्ट है उसका कुछ इलाका भी। हमारे साथ ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में जैसे पता लगा था कि अफ़गानिस्तान में बात की कि ड्रोन से उसको रोका जाए, तो जवाब सुना ये आया कि आप ख़ुद करें, हम पेंटागन से पूछे बगैर ये नहीं करते, हम पॉलिसी बड़ी कंसोलिडेटेड होती है। फिर ये कहा गया कि इंडिया को कहें बलूचिस्तान में, तो सुना उसका भी जवाब यही आया था कि हमें तो नहीं पता ये बात कि वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ड्यूरेंड लाइन जो है वो ऑलरेडी है जैसे वहाँ पे, तो जोग्राफ़ी को चेंज करवाने के लिए वहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं एक तरह से, जैसे कि सराय सीना में जो थे वो। मेरा ख्याल है कि जो मैं कहना चाह रहा था आप कुछ ना कुछ उसकी बात समझ रहे हैं। बात उसकी समझ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो IMF और नो IMF, इस वक्त पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, वो इजिप्ट हो, वो पाकिस्तान हो, वो गैम्बिया हो, वो गाना हो, वो
वो तो इस वक्त बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइसेस बनती चली जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त नॉन अलाइंड रहना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को अगर हम पहले आज से 10-15 साल पहले के पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के लिए चॉइसेस वियतनाम वार से लेके अभी तक बहुत सिंपल थी कि पाकिस्तान जो है वो बड़े आराम से वेस्टर्न ब्लॉक का इत्तेहादी होता था, और पाकिस्तान के जो कमो बेश अक्सर जो इश्यूज थे वहीं पे सेटल हो जाते थे। अब कोई भी एक ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान को चाइना के साथ भी रहना है, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी रहना है, पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ भी रहना है, पाकिस्तान को ईरान के साथ भी रहना है, ताकि ईरान अपना वो $18 अरब का पेनल्टी ना लगा दे गैस पाइपलाइन पे। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। इस पे आगे को मेरे ख्याल में ये जो आपने आज बात की है, ये एक प्रोग्राम में तो हम रैप अपनी और करेंगे, बट बेस लाइन के लिए मैं आपसे आज के लंबा हो रही है, आखिरी सवाल ही आपसे ये मैं आज ये करता हूँ कि क्या एक दफ़ा फिर हम मिड कोर्स नेगोशिएशन की तरफ चले गए हैं, जो कि 2022 में जब पॉलिटिकल मेजर चेंज आया तो जो उसके विक्टिम बने वो ये प्रोफेस करते थे कि मिड कोर्स लाइन को करना चाहिए एंड दे वर द बेस्ट के करने के लिए, और वो उस वक्त रूस बैठे हुए थे करने के लिए। तो क्या हम ये समझें कि इसके बाद देयर इज़ अ फ्लावर ऑन द टेबल, और पॉलिटिकल ये जो हम पोलराइजेशन डोमेस्टिकली देख रहे हैं इसके ख़त्म होने के, या कि ये जो हम अंदरूनी तौर पे एक्सट्रीम पोलराइजेशन देख रहे हैं ये ख़त्म होने की तरफ, दितां होने की तरफ चीज़ें जाएंगी, या ये कि वो इसका एक प्री रिक्विजिट होगा या होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सारी की सारी तवज्जो और तमाम सियासी जमातों को जाहिर है कि जो इस वक्त इलेक्शन के गिर्द कंट्रोवर्सीज हैं, जो एक इंटरनल पोलिटिकल सिचुएशन है, वो एक हकीकत है और वो चलती रहेगी। लेकिन उन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातों को एक बड़ा इन्फॉर्म्ड कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स पे को देखते हुए को कि हमें किस तरीके से अपना एक जो हम बैलेंस स्ट्राइक किए चले आ रहे हैं उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस ग्रुप की तरफ झुकने में हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो IMF की डील होना अपनी जगह, लेकिन IMF की डील के अलावा जो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, सऊदी अरब से भी चाहिए, वो कतर से भी चाहिए, वो UAE से भी चाहिए, वो चाइना से भी चाहिए। चाइना से तो सबसे पहले चाहिए। उन सब को कैसे लेके चलना और उसका बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे पॉलिटिकल विजडम चाहिए होगी, कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम। और अगर ये कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम नहीं आती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर एक कंप्लीट कंसेंसस नहीं होता है तमाम स्टेक होल्डर्स का, इंक्लूडिंग PTI और जो इत्तेहादी कोलिशन है, तो शायद इकोनॉमिक डील जो है उसको बहुत देर तक आगे चलाना जो रफला प्रोजेक्ट वो मुश्किल हो। सवाल वो निकलते आते हैं। क्विकली एक आध मैं और पूछना चाहता हूँ ताकि सुनने वाले को थोड़ी सी क्लैरिटी से समझ आए। कुछ है जो गिविंग ऊपर वाला हाथ जो है उसके पास कुछ है देने के लिए कि वो ये पोलराइजेशन को ख़त्म करवा सके? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इस वक्त एपिटाइट कितनी है लेने वाले हाथ में, कि लेने वाला हाथ जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, और अगर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझसे एक कोई मसला है और मैं कोर्ट में चला गया हूँ, और कोर्ट में जाके हम ये डिसाइड दोनों, मैं और आप डिसाइड पर्सनली करते हैं कि लेट्स हैव सम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो दुनिया भर में जैसे कि आपको पता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो के अगर हम अग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो वो लीगल होता है, कोर्ट मानती, कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये तो टग ऑफ वॉर है ना, आर्म रेसलिंग हो रही है, ये सारा एक पॉलिटिकल साइड है, और हम कंपेयर करते हैं उन भयानक डिज़ास्टर से जो पहले हिस्ट्री में हमारे साथ हो सके, 71 एंड ऑल दैट कम स्केल। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कोई इज़ देयर एनी नगेट, ये सिर्फ कैविएट है? ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको दोबारा अपना जवाब दोहराता हूँ। इस वक्त इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसका क्या क्लेम है, इस वक्त दोनों साइडों को बड़ी पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। द विनर टेक्स इट ऑल, जो जीत जाता है उसके पास तो सब कुछ होता है। लूज़र की जो ग्रीवियंसेस होती हैं लेजिटमेट, वो
या उनकी परसीव्ड, वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि वो हाथ मिलाएं और आगे चलने की बात करें ताकि इस टर्मोइल से पाकिस्तान को निकाला जा सके। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोग्राम को अब दोबारा से मैं रिकम्पोज या जिसे कहते हैं सम अप नहीं करता, क्योंकि बड़ा क्लियर है, इसलिए मैंने एक दो सवाल बीच में पूछे। हमारे एक्सपर्ट की राय ये है कि जो इस वक्त आउट ऑफ पावर पार्टी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की भी ज़रूरत है, मैं ये समझाऊँ इससे, लेकिन वक्त ये बताएगा। लगता ये है कि अगर इस वक्त आगे ये मामला सेटल ना हुआ तो इसमें मुझे लगता है, हो सकता है ये गलत हो, कि इसमें कोई विनर और लूज़र नहीं रहेगा। कि लेट्स हैव फेथ इन पाकिस्तान, खुशी खुशी अपना घर समझ के इसको आगे लेके चलें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।